गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान की डेली डोज में हमने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी तक टॉपिक कर लिया था। आज के वीडियो में हम जानेंगे राजगोपालचारी फॉर्मूला जो कि 1944 ईस्वी में हुआ था। चलिए जानते हैं। देश की सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वीकृति से चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की, जिसकी प्रमुख बातें निम्न थी। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने पर भारत के उत्तर पश्चिमी व पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा निर्धारण करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाए, ऐसा राजगोपालचारी फॉर्मूला के अंतर्गत कहा गया। वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर इन क्षेत्रों के निवासियों की मतगणना करके भारत से उनके संबंध विच्छेद के प्रश्न का निर्णय किया जाए तथा देश विभाजन की स्थिति में रक्षा, यातायात या अन्य अनिवार्य विषयों पर आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए। ये भी था कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे व अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोगी की भूमिका निभाए। उपरोक्त शर्तें तभी मानी जा सकती हैं जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करे। उसके बाद आई आपकी वेवेल योजना जो कि 1945 ईस्वी में आई थी। 4 जून 1945 को वेवेल योजना का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव में वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद को पुनर्गठित किया गया तथा जिसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। युद्ध के उपरांत भारत को स्वयं संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी जानी थी। देखिए 1945 का वक्त था, वेवेल योजना का काल हो रही थी और उसके 2 साल बाद हमारा देश आज़ाद होने वाला था। देखिए उसके बाद फिर शिमला सम्मेलन हुआ जो कि 1945 ईस्वी में हुआ। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। जनरल नॉलेज के एग्जाम मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 25 जून 1945 को। तो इसकी क्या खासियत थी? इसमें जिन्ना ने यह मांग रखी थी कि प्रस्तावित परिषद में मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि यदि किसी निर्णय पर मुसलमानों की आपत्ति हो तो उसे केवल 2/3 बहुमत से या किसी अन्य प्रकार की ऐसी व्यवस्था के द्वारा ही लागू किया जाए। शिमला वार्ता विफल हो गई। कांग्रेस तथा ब्रिटिश सरकार दोनों इससे सहमत नहीं थे। देखिए कितने छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो आपको मतलब जो आसानी से आपको याद हो जाएंगे, आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैबिनेट मिशन के बारे में दिया हुआ है 1946 ईस्वी और इसमें सारे जितने भी पॉइंट्स हैं सब इम्पॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स, तो इसलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अनुसार। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसके 3 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस तथा ईवी अलेक्जेंडर थे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि कैबिनेट मिशन के कौन कौन से सदस्य थे, तो आपको याद रखना है कि स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैंथिक लॉरेंस थे तथा ईवी अलेक्जेंडर थे। ऑप्शन दे सकता है आपको 4 ऑप्शन, तो इनमें से कौन नहीं थे, तो आप जानते हैं 3 कौन थे और चौथा जो होगा वो आपका ऑप्शन में नहीं होगा। तो इन तीनों को नाम को आपको याद कर लेना है। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकृति दी तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। उसके बाद आई आपकी माउंटबेटन योजना जो 1947 ईस्वी को हुई। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका उत्तर होगा इटली, क्लीमेंट इटली। 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया और जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वो कौन थे, माउंटबेटन। 3 जून 1947 को उसने भारत विभाजन संबंधी प्रस्ताव रखा जिसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। यानी माउंटबेटन प्लान के तहत भारत विभाजित हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में।
4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन प्लान पर आधारित भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। तो देखिए आपको दिया हुआ है भारत में संवैधानिक विकास। तो यहाँ पे कुछ एक्ट्स दिए हुए हैं जो एग्ज़ाम के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में क्या दिया हुआ है। इसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी बंगाल के प्रशासक को इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया। 1773 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई। तो आपको याद रखना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक इसका कार्य क्षेत्र था। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में ही की जा सकती थी। बिना लाइसेंस के कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद आया आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई, जिनमें से एक मुख्य सेनापति था। 6 कमिश्नरों की एक बोर्ड का गठन हुआ, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्रों पर नियंत्रण का पूरा अधिकार दे दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी भारतीय नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने या किसी राज्य को अन्य राज्यों के आक्रमण के विरुद्ध सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम द्वारा शासन की द्वैत प्रणाली बना दी गई। आपको याद रखना है कि शासन की द्वैत प्रणाली के बारे में अच्छे से ये सब भी एग्जाम में पूछ सकता है। पीठ द्वारा रखे गए इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को विशेष व्यवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के विवाद को ही लेकर लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। 1793 का चार्टर एक्ट क्या था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार करने का अधिकार 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। अपनी परिषदों के निर्णय को रद्द करने का अधिकार सभी गवर्नर जनरल को दिया गया। उसके बाद आया आपका 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए इस दौरान क्या हुआ था। इस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, परंतु चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहा। भारतीयों के लिए 1 लाख रुपये वार्षिक शिक्षा, साहित्य में सुधार एवं पुनरुत्थान के लिए और भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की प्रगति के लिए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। इस अधिनियम से प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आपको याद रखना है कि इस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये है 1833 का चार्टर एक्ट, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि कमीशन बनाया गया। इस अधिनियम में जाति, वर्ण, लिंग एवं व्यवसाय के आधार पर सरकारी सेवाओं में चलन के लिए भेदभाव अपनाने पर कुछ प्रतिबंध लगा। लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया। उसके बाद आया आपका 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए इसमें क्या था। इस अधिनियम के तहत कंपनी को ब्रिटिश सरकार की ओर से भारतीय क्षेत्र ट्रस्ट के रूप में तब तक रखने की आज्ञा दी गई जब तक कि ब्रिटिश संसद ऐसा चाहे। अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड, सचिव एवं अन्य अधिकारियों का वेतन ब्रिटिश सरकार निश्चित करेगी, पर धन कंपनी उपलब्ध कराएगी। सरकारी सेवाओं में भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाने लगी। मतलब कि चार्टर एक्ट, कौन से चार्टर एक्ट के तहत जो भर्ती होने लगी सरकारी सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा, तो वो था 1853 का चार्टर एक्ट। इसको याद रखिएगा। इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि भारतीयों को अपने विषय में कानून बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस अधिनियम द्वारा संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के 4 सदस्यों के साथ 6 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत किया गया। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।